हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 975 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन CDS, SSC, BPSC, JPSC, JSSC, RRB, JEE, BSSC, DFCCI एंड CGPDTM के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग कैबिनेट मिशंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, फेडरल गवर्नमेंट की उसने सिफारिश की थी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडियन कोर्ट को जो है ज़्यादा पावर जो है वो दिया गया था, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। कैबिनेट मिशंस के हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइडेड द मोर इंडियंस इन आईसीएस के एग्जाम में आईसीएस में क्या है, मोर इंडियंस को जो है प्रोवाइडेड किया गया था, नहीं, यह भी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसने एक संघीय सरकार की क्या की थी, सिफारिश की थी। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर इंडियन पॉलिटी जो बात कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी जो यहां पर इंडियन पॉलिटी में निम्नलिखित में से इंडियन पॉलिटी जो है यहां पर बताना है कि फेडरल का क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो फेडरल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां इसेंशियल जो फीचर इंडिकेट करता है क्या, फेडरल जो है कैरेक्टर। तो फेडरल कैरेक्टर जो है मेन क्या है इंडियन पॉलिटी में, फेडरल कैरेक्टर का मेन क्या है, फीचर क्या है, इसेंशियल फीचर क्या है जो कि इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तो ओके, तो यहां पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए जुडिशरी का, उसको क्या करना है, उसकी रक्षा की जाती है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फेडरल कैरेक्टर का, ठीक है, उसका क्या इसेंशियल फीचर है इंडियन पॉलिटी में निम्नलिखित में से, तो इसमें बताना है। तो वही है क्या, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, ठीक है ना। तो यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या है, रक्षा करना है। ए इज द करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, निम्नलिखित में से कौन से, इसमें जो बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान का जो है जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है वहां का, ये ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक जो है वो क्या करता है, वेरीज करता है, ठीक है, भिन्न है, ठीक है। तो वो भिन्न कौन से नेशनल पार्क में जो वहाँ का जलवायु क्लाइमेट जो है वो क्या है, भिन्न है, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक में। तो नाम दफा नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। डी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन है, नाम दफा नेशनल पार्क, डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि भारत के, यहां पर बात करना है कि भारत के आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, इतिहास के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पहले जो है बना था, ईयरलीस्ट, ठीक है ना, मेड ईयरलीस्ट सबसे पहले। तो यहां पर देखिए धौली जो है, यहां पर रॉक कट एलिफेंट एट कहां, धौली कहां है, उड़ीसा में, ठीक है। तो यहां चट्टानों का वो कटा हुआ, धौली में क्या है, वो एक हाथी बना हुआ, चट्टानों से कटा हुआ, ठीक है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 5 का बी। ओके स्टूडेंट, 5 का बी। ओके, अब हम बात करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड स्केप्स, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा, जो बायोकार्बन, तो उसके लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए जो है बायोकार्बन फंड जो है, इनिशिएटिव जो है वो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ, निम्नलिखित में से किसका मेंबर है, सदस्य है भारत, तो यह बताना है। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का मेंबर भारत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का भी भारत मेंबर नहीं है। ईस्ट एशिया समिट का भारत मेंबर है। तीसरा जो है स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका बी जो है करेक्ट आंसर है।
8 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखना है, बताना है कि भारत में स्टील के प्रोडक्शंस के इंडस्ट्री के लिए जो आयात करना पड़ता है वो क्या रिक्वायर्ड है। तो यहां पर कुकिंग कोल, ठीक है ना, कुकिंग कोल की आवश्यकता पड़ती है। सी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए? स्टील प्रोडक्शंस के लिए भारत में आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है क्या? कुकिंग कोल। सी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल्ड में भारत के संविधान में वो अंकित है। देखिए तो यह उसको 5th एंड 6th शेड्यूल में यहां पर भारत के संविधान में, ठीक है, आर मेड इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये 5th एंड 6th शेड्यूल्स भारत के संविधान में यह क्या है? लिखा गया, में अंकित है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि केंद्र सरकार के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट यहां दिए हुए हैं। पहला बताना है कि स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है कि यहां पहला स्टेटमेंट है कि द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो यूनियन बजट जो प्रेजेंट किया जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्या? यूनियन बजट को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए। ओके स्टूडेंट, इस तरह से स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के संसद के बिना अनुमति के, ठीक है, कोई भी सरकारी खजाना जो है, सरकारी खजाना से हम लोग पैसा जो है नहीं निकाल सकते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि जब हम पब्लिक जो अकाउंट से जो है जितना भी हम लोग डिसबर्समेंट करते हैं, ऑल द डिसबर्समेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, उसके लिए हम लोगों को पार्लियामेंट से क्या ऑथराइजेशन लेना पड़ता है? नहीं, पार्लियामेंट से, पब्लिक अकाउंट से डिसबर्स जो भी डिसबर्समेंट हम लोग करते हैं उसके लिए केवल उसके एग्जीक्यूटिव से ही हम लोगों को अनुमति लेना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव ही उसको पास करता है, पार्लियामेंट से उसको ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें केवल 2 सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 केवल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि यहां पर कि भारत के संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो यहां सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है भारत के संविधान का क्या है? संरक्षक है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके अंतर्गत जो है किया गया था? तो किसके अंतर्गत? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो है इसको किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मूल्यांकन का गठन किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यहां पर द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड इनिशिएटिव किसका है? 6 कंट्री का, 6 देश का इनिशिएटिव है। अब यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉट पार्टिसिपेंट? तो इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है? तो 6 कंट्री जो पार्टिसिपेंट है, इंडिया को इंक्लूड करके इंडिया और 5 एशियन कंट्री हैं, इसमें कंप्राइज करते हैं, टोटल 6। तो कौन कौन से हैं? इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम है, ठीक है। तो ये जो टोटल 6 मेंबर हैं, तो याद रखिए बांग्लादेश जो है इसका इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, कंबोडिया है और चाइना नहीं है। ओके, तो 1 और 3 म्यांमार भी है और थाईलैंड है। तो 1 और 3 जो है वो कौन मेंबर इसके नहीं है कॉर्पोरेशंस का? मेकोंग गंगा, ठीक है। तो 1 और 3, सी इज द करेक्ट आंसर। 13 का सी। तो फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि 6 कंट्री कौन कौन है? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ओके, तो ये 6 कंट्री है, तो इसलिए सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन यहां पर बताना है। यहां पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट जो है उस समय मूवमेंट कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट जो है
वो कंट्रीब्यूट किया गया, कंट्रीब्यूशंस उसका था क्या, स्प्लिट हो गया था, विभाजन हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, गरम दल और नरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, ठीक है ना। तो नया जो है उत्पत्ति हुआ था। तो जब स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका परिणाम जो है रिजल्टिंग क्या हुआ था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है का इमरजेंस हुआ था। तो क्या, कौन सा वो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो सूरत जो यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट होने से गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताना है हमको कि महासागरों और जहाँ समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है निम्नलिखित में। तो किसके कारण ज्वार भाटा जो है, तो ज्वार भाटा जो है सन के गुरुत्वाकर्षण, पहला सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन यहां पर बताना है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, सैटेलाइट का यूज जो है किस किस एक्टिविटीज में किया जाता है। तो पहला असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में इसका असेसमेंट किया जाता है, क्रॉप, ठीक है ना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में किया जाता है, पहला सही है। दूसरा लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स को लोकेट करने में किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशंस में किया जाता है, यह भी सही है। चौथा नंबर जो है टेलीकम्युनिकेशन में नहीं, इंडियन रिमोट सेंसिंग का यूज जो है, सैटेलाइट का यूज जो है टेलीकम्युनिकेशन में नहीं, ट्रैफिक स्टडीज में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 1, 2 एंड 3, ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेट है, ठीक है, जहां पर कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहां पर अकर करता है, मिलता है, ठीक है ना, वहां पर पाया जाता है, कौन सा, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाया जाता है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 1 एंड 3, सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री जो है, कौन सा कंट्री माने साउथ वेस्ट एशिया का कौन सा निम्नलिखित में से कंट्री जो है वो मेडिटेरियन सी के ओर जो है वो क्या होता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के तरफ जो है ओपन नहीं होता है, मतलब नहीं खुलता है, ठीक है। तो नहीं खुलने वाला वेस्ट, साउथ वेस्ट एशिया का वो कंट्री कौन सा है, तो यह है जॉर्डन। कौन है, जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी के तरफ नहीं खुलता है। बी इज द करेक्ट आंसर, 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइप के फॉरेस्ट जो है, किस फॉरेस्ट में टीक जो है, टीक जो होता है बहुत ही डोमिनेंट ट्री स्पेसीज है, ठीक है ना। तो टीक जो है वो बहुत ही डोमिनेंट ट्री स्पेसीज है, कौन से टाइप के फॉरेस्ट में, तो ये याद रखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलिए या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में यह ज़्यादातर टीक जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। टीक जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में वो ट्री पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर है स्टेटमेंट जो है 20 नंबर कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया कैन बी द लार्जर इन द साइज देन द हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दैट पार्टिकुलर स्टेट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो साइज है वो 1/3 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कितना, 1/3 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है ना। तो द साइज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन नॉट बी मोर देन द 1/3
ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर जो है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो लेजिस्लेटिव, यह भी स्टेटमेंट रॉन्ग है कि उसके चेयरमैन यानी कि किसी भी खास राज्य का वहां पर यदि लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल जो है उसका चेयरमैन नॉमिनेट जो है उसी का मेंबर करता है, ठीक है ना, उसी का मेंबर जो है वो करता है, गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। 21 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए एक प्रावधान जो है किया गया है। तो प्रावधान जो है वो क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, फंडामेंटल ड्यूटीज। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बेस्ट टर्म कौन सा है। तो यहां पर पर्यावरण के साथ जीवों का एक समुदाय जिसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं, वे रहते हैं, ठीक है ना। तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, सी इसका क्या है, इकोसिस्टम, ठीक है ना, पर्यावरण के साथ जीवों का एक समुदाय जिसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन यहां पर बताना है, इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, संदर्भ में निम्नलिखित में से यहां पर दिया हुआ है। तो ये बताना है कि एवब जो कंपोनेंट है वो मॉनिटरी पॉलिसी का कौन सा कंपोनेंट है। तो मॉनिटरी पॉलिसी का पहला है बैंक रेट और द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो ये दो स्टेटमेंट जो है 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत में जो इन्फ्लेशन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है वो क्या करना है कि मनी का फ्लो जो है क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेशन जो है वो मार्केट में क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिक्रीज किया जाता है मनी सर्कुलेशन, उससे क्या होता है, मदद मिलती है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई जो बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने में क्या होता है, मदद मिलती है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है कि भारत में जब भी इन्फ्लेशन के संदर्भ में बात करना है तो इन्फ्लेशन होने पर क्या होता है कि डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशंस, ठीक है ना, इन्फ्लेशंस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मनी के कंट्रोल को मार्केट में क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, मनी का फ्लो जो है वो कम कर देना है, डिक्रीज कर देना है मनी सर्कुलेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन यहां पर, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंसिडेंट जो होता है इन इट्स। तो यहां पर आइडिया जो है वो लाया गया कहां, तो किसमें यह अंकित है, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट जो है इन भारतीय संविधान में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये क्या है, एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आइडिया किसका है, तो वेलफेयर स्टेट का, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो 25 का बी। इस तरह से हम लोग 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर वॉच कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।